नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे के ट्रेड्स हम देख रहे हैं। वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बहुत तेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े अपटिक्स हमने आते हुए देखे हैं। समझेंगे इस कच्चे तेल के खेल को, साथ ही बात करेंगे सोने की। क्या ये सोना लेने का सही मौका है या फिर अभी और रुकना चाहिए, भाव और नीचे आ सकते हैं? सोने के प्राइसेस की ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे नियर टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और बात करेंगे गेहूं की कि गेहूं को अब नहीं सताएगी गर्मी। गेहूं पर भी बातचीत करेंगे और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस। सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में क्योंकि हमने इस समय का अगर आप प्राइस देखेंगे तो ब्रेंट $77 के आसपास कारोबार कर रहा है। थोड़े से प्राइसेस में हमने अपटिक आते हुए देखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से नियर टर्म रेंज क्या रह सकती है, क्योंकि फिलहाल तो हमने एक कदम आगे एक कदम पीछे की ही चाल कच्चे तेल की देखी है। मिडिल ईस्ट टेंशन तो अभी भी बनी हुई है ही, वो तो परसिस्टेंट है ही, लेकिन ओपेक की तरफ से सप्लाईज बढ़ना, डिमांड की चिंता, ये प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। अनुज नमस्कार, पहले बताइए क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर इन स्तरों से? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, जिस तरीके से हमने साल का स्टार्टिंग देखा है और इस साल में काफी वॉलेटिलिटी हमने क्रूड में आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो प्रोडक्शन का बढ़ना और साथ में सऊदी अरब की तरफ से जो डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिला है, एक कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी को लेकर आया है। और साथ में अगर देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पर एस्केलेट होती हुई दिखी है। तो हमने देखा है कि प्राइस काफी वॉलेटाइल हुए हैं। अगर हम देखें तो 2 दिन पहले प्राइस करीबन 4% डाउन थे, कल हमने करीबन 2% का इंक्रीमेंट देखा और अभी भी देखें तो एक पॉजिटिव वे में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट क्रूड का एक स्ट्रक्चर वे में एक सेटल होता हुआ दिख रहा है। कोई ज्यादा तेजी मंदी हानि देखने को मिली है, काफी वॉलेटिलिटी हम प्राइसेस में देख रहे हैं। बट उसके साथ साथ जिस तरीके से डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, और उसकी वजह से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डिस्काउंटेड है प्राइस में वो कंट्रीज की तरफ से देखने को मिला, ओपेक मेंबर्स की तरफ से। तो हमें लगता है कि अभी प्राइसेस में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको क्रूड में देखने को मिल सकता है। हालांकि $80 ब्रेंट में काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल रहा है, और $75 जो है वो WTI में। तो हमें लगता है कि यहाँ पर फिलहाल अभी जो स्ट्रेटेजी है वो सेल ऑन राइज की रहेगी। अगर हम क्रूड को देखें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना ले सकते हैं हायर लेवल पे, मगर कहीं ना कहीं एक रेंज जो है वो क्रूड में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो अगर प्राइस लोअर लेवल पर आते हैं, अगर हमें करीबन 5,980 के आसपास के प्राइस मिले तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस 5,888 का लगाए, टारगेट ऊपर 6,125 तक आ सकता है। और अगर 6,200 के आसपास प्राइस जाते हैं, मीन करीबन 81 या $82 के आसपास, तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर हम एक स्ट्रेटेजी देखें तो हमें लगता है कि $75 ब्रेंट में खरीदारी का जोन रहेगा और $82 एक बिकवाली का जोन रहेगा। वहीं अगर हम WTI की बात करें तो करीबन $70 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनेगा और $75 के आसपास बिकवाली का। तो एक रेंज यहाँ पर बिल्डअप हो गई है। बट जिस तरीके से हम एक जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, हमें लगता है कि अगर प्राइस लोअर लेवल पर आए तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, तो नीचे मिले तो खरीदना चाहिए, लेकिन लेवल्स जो आपको बताए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी कच्चे तेल पर, लेकिन लोअर लेवल्स अगर डिसेंट मिलते हैं तो वो एक एंट्री का भी पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एक बार आप नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नेचुरल गैस इनफैक्ट जनवरी की शुरुआत से ही प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं और कंसिस्टेंट हमने बढ़ते हुए देखे हैं। क्यों तेजी आती हुई दिखी है नेचुरल गैस के प्राइसेस में? उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजंस, एक तो लोअर आउटपुट और दूसरी तरफ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर का फोरकास्ट है मिड जनवरी के बाद से। तो डिमांड इंक्रीज होगी, डेली डिमांड जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर भी जा सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है, जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। ऑल तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग फिलहाल हम जरूर देख रहे हैं, MCX पर 0.3% नीचे है। लेकिन रवि, कैसे देखते हैं फिलहाल नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स? जरूर से नेचुरल गैस के फंडामेंटल साउंड है। वैसे प्रीवियस शो में हमने 272 का टारगेट दिया था, वो अचीव कल ही हो गया था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है अभी भी प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल आ सकता है। अभी भी कुछ ज्यादा गिरावट की प्रोबेबिलिटी नहीं। कल इतने बड़े रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जरूरी भी था, और कंसोलिडेशन होने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट वेट करेगा ये वीक इन्वेंट्री, और ये जो वीकेंड में US वेदर रिपोर्ट आएगा। हालांकि दो वेदर रिपोर्ट प्राइसेस के फंडामेंटल के लिए काफी सपोर्टिव थे। इतने बड़े रनअप आए 215 से लेके 260 तक अभी, एंड कल के लेवल देखे तो 75 तक। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक प्राइसेस में पॉजिटिव फंडामेंटल डिस्काउंट हो रहा है। एंड आप अभी ऑप्शन का इस्तेमाल करें, 260 का कॉल ऑप्शन है, 14 के करीब बाय करें
7 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा 32 का। और अगर डायरेक्ट आपको फ्यूचर बाय करना है तो थोड़ी गिरावट 258 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 252 का लगाए। फिर से मुझे लग रहा है 280 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो व्यू पॉजिटिव है नेशनल गैस पर, डिप्स मिले तो लेना चाहिए और 258 के आसपास अगर मिलता है भाव तो एंट्री आप लीजिए। 280 तक वापस जाने की पॉसिबिलिटी है। खरीदारी की पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं नेशनल गैस में। इनफैक्ट रीसेंट रिपोर्ट्स जितनी भी आई भी हैं नेशनल गैस को लेकर, यूएस की तरफ से डिमांड हो या फिर जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो आगे और बढ़ने की ही एक्सपेक्टेशंस है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने ऑलरेडी एक सर्ज आते हुए देखा है। 200 के नीचे तक फिसला था ये भाव, लेकिन अब एक कंसिस्टेंट मूव हमने पिछले कुछ सेशन से नेशनल गैस के प्राइसेस में आते हुए देखा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की। सोने के प्राइसेस सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $2030 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। प्राइसेस स्टेडी हैं, इन्हीं स्तरों के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा पर नजरें बनी हुई हैं और उससे पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस हम बुलियंस में देख रहे हैं। अनुज, क्या राय है आपकी गोल्ड प्राइसेस पर और नियर टर्म रेंज क्या रह सकती है आपके हिसाब से? देखिए, $2030 के आसपास प्राइस चल रहे हैं और ऑलमोस्ट 62,100 के आसपास एमसीएक्स में प्राइस है। तो हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये महीना अगर हम देखें तो जो स्टार्ट हुआ है 2024 का, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई देखी, मगर एक रेंज के अंदर ही प्राइस वॉलेटाइल हुए हैं। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 61,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनली करीबन $2,000 के आसपास का लेवल बनेगा। और इंटरनेशनली अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 62,500, जो कि करीबन $2,045-$2,050 के आसपास रहेगा। तो ये $50 की जो रेंज है, ये यहाँ पर बिल्डअप होती हुई दिखाई दी है। और अगर कहीं ना कहीं देखें तो हमने ये भी देखा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ा सस्टेन रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा सा रिवाइव आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ओपेक, क्योंकि अगर हम देखें तो फेडरल बैंक की तरफ से कोई डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई इंटरेस्ट रेट को लेके, और कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी सी रिकवर होती हुई दिखी है। तो हम देखें तो हायर लेवल पे थोड़ा सा मार्केट जो है वो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। तो वेरी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। तो करीबन 62,350 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 62,550 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 61,950 तक आ सकता है। तो अगर प्राइस 61,800, 61,900 के आसपास है तो वहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं, और ऊपर में 62,350 के आसपास बिकवाली। तो एक छोटी सी रेंज बन गई है, हमें लगता है कि इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि फ्रेश कोई बड़ा ट्रिगर अभी तक नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट को कट करने को कोई अभी तक जो टर्म है वो डिसाइड नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक रेंज के अंदर ही रोल प्ले करता हुआ रहेगा। 2050 से लेकर $2,000 के बीच का मार्केट जो है वो सस्टेन हो सकता है। रवि, आपको भी लगता है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन डेटा जब तक ड्यू है तब तक प्राइसेस रेंज में ही रहें? क्या एक्सपेक्ट आप इन्फ्लेशन डेटा से कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन केस इन्फ्लेशन नंबर्स अपसाइड फ्रंट पे सरप्राइज करते हैं तो जो फेड की तरफ से जल्द रेट कट होने की बात हो रही थी वो शायद थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, जो कि शायद बेयरिश एलिमेंट प्ले करे गोल्ड के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लगता है टिल इन्फ्लेशन नंबर्स शायद ये दायरा बना रहे? जरूर से ये दायरे में ही रहेगा। मुझे भी कोई ज्यादा बड़े ब्रेकआउट की अभी प्रोबेबिलिटी कम दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन की मार्केट वेट कर रहा है जब तक ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा, और बीच में काफी गैप भी हो गया। लास्ट वीक के नॉन फार्म पेरोल थे, तो उसके बाद सीपीआई इन्फ्लेशन तक कोई इंपॉर्टेंट डेटा थे नहीं। तो मार्केट यही जो क्यूज लेगा वो इससे लेगा। तो मुझे लग रहा है कि टिल द डेटा ब्रॉडर रेंज बाउंड ही मोमेंटम मुझे भी दिख रहा है। 2270 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिल्वर को है, एंड इस हिसाब से हम कन्वर्ट करें इंडिया की रेंज, तो वो 71,700 से 70,500, एंड गोल्ड की भी प्रोबेबली रेंज यही रहेगी 61,800 से 62,400। तो मुझे लग रहा है कि कुछ उछाल पे बेचना गोल्ड सही रहेगा। सिल्वर थोड़ी वोलेटाइल है, वहां पे अवॉइड करें, बट अगर 60,300 पे मिलता है गोल्ड बेचे। स्टॉप लॉस रखे 60,520 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है 61,700 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट जिस हिसाब से मार्केट ऑलरेडी काफी नेगेटिव फंडामेंटल प्राइसिंग कर रहा है, प्रोबेबली ये इन्फ्लेशन के डेटा के बाद एक रैली भी वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। तो बिफोर द डेटा आपको एक बार शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, सिल्वर पर आप भी अवॉइड करेंगे ट्रेड अनुज, या कोई ट्रेड लेना चाहेंगे?
देखिए अभी मुझे लगता है कि किसी को अगर कंपल्सिव ट्रेड लेना है क्योंकि अंडरटोन थोड़ा-सा बियरिश है मीन्स बियरिश नहीं मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि सस्टेन नहीं कर रहा है हायर लेवल पे, तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म या इंट्राडे का ही ट्रेड लेना चाहिए। हालाँकि हम ये भी देख रहे हैं कि ये मार्केट लोअर लेवल पे आने के बाद बाउंस भी लेती है। बट हाँ, अगर किसी को कंपल्सिव ट्रेड लेना है इंट्राडे में, तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। तो करीबन सिल्वर में 72,300 के आसपास बिकवाली करें, 73,080 का स्टॉप लॉस लगाएँ। टारगेट करीबन 71,650 600 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो $23 को मार्केट काफ़ी सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल में भी थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे आती हुई देखी है। तो कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो सेल ऑन राइज का मार्केट देखा जा सकता है। हालाँकि अगर हम सपोर्ट साइड की बात करें तो $22 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से हमें लगता है कि मार्केट एक्यूमुलेट हो सकता है। मगर फिलहाल मार्केट मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। बात आप क्विकली कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कोई खास सेक्शन है नहीं। बेस मेटल्स थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब एक एक स्टेबिलिटी ही फिलहाल दिखा रहे हैं। क्या राय है आपकी रवि बेस मेटल पैक पर, और कोई ट्रेड लेंगे क्या? ट्रेड काफी मिक्स है। उसके लिए एक और एडिशन है डेटा के लिए। डेटा में इन्फ्लेशन के अलावा जो चाइना के इंडस्ट्रियल डेटा आने हैं फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इसमें कुछ रिवाइवल देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से बेस मेटल में ये सप्ताह में काफी शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन जाएगा। तो ध्यान रखें कॉपर में 712 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर 712 से 13 आता है तो मेरे हिसाब से बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए नीचे 6 मींस अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो आप 698 का, अगर आप 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 707 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 728 से 730 तक के लिए रिकवरी शॉर्ट टर्म में, और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 722 की रिकवरी आ सकती है, तो मुझे लग रहा है वहां पे कॉन्ट्रा होना है। सेकंड रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम में रहेगा। थोड़ा प्रोडक्शन को लेकर फिर से दिक्कतें चालू हुए। अल्कोआ के तरफ से न्यूज थी कि वो अपने एक सीवियर प्रोडक्शन इश्यू फेस कर रहे हैं, तो शायद वहां पे अगर प्रोबेबली प्रोडक्शन में कुछ निकल के आता है दिक्कतें या सप्लाई कमजोर होती है, तो एल्यूमिनियम में यही फैक्टर था जिससे आपसे प्राइसेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। 203 के करीब एल्यूमिनियम बाय करें, 201.60 का स्टॉप लॉस और 206 तक की रिकवरी एल्यूमिनियम में आ सकती है। ओके, अनुज आप कोई ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सबड्यूड है, बट हाँ जिस तरीके से हमने देखा है कि कॉपर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां पे करेक्शन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। हमने कल देखा एक अच्छी गिरावट हमने कॉपर में आती हुई देखी, तो अगेन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बाउंस बैक आता है 717 718 के आसपास तक, तो कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 722.80 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नीचे करीबन 712 तक आ सकता है। कहीं ना कहीं जो डिमांड कंसर्न है वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी बेस मेटल कहीं ना कहीं हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको अगेन बेस मेटल में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कॉपर में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही कॉपर। एक क्विकली एक डॉलर इंडेक्स पर भी राय ले लेते हैं और उसके बाद लेंगे ब्रेक। रवि, एक राय आपकी डॉलर इंडेक्स पर। यहाँ पे स्ट्रेंथ तो हमने देखी है, बट नियर टर्म कैसे रह सकते हैं रेंज डॉलर इंडेक्स की? मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा रहेगा फर्म, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ग्लोबली मार्केट इन्फ्लेशन के डेटा का वेट कर रहा है, वो भी पॉजिटिव डेटा के लिए वेट कर रहा है। तो टिल द डेटा आई थिंक डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है 102.80 102.88 के करीब एक स्टीप रेजिस्टेंस है, वहां तक के लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े फर्म रहेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में आपको थोड़ी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड देखने, क्योंकि मार्केट ने काफी ओवर एस्टिमेट करके 6 to 7 रेट कट की प्रोबेबिलिटी डिस्काउंट की थी। अभी मार्केट रियलिटी में आ रहा है और मार्केट 4 to 5 रेट कट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो ये रियलिटी में मुझे लग रहा है कि थोड़े बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स यहाँ से हो सकते हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। और शुक्रिया आपका अनुज, आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रवि हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो करेंगे फोकस, लेकिन साथ ही बातचीत करेंगे व्हीट की भी। रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार ऐसे हमारे साथ बने हुए हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप दे रहे कमोडिटी राउंडअप पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। पहले बात करेंगे वीट की। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक देश के राज्यों में गेहूं के गर्मी रोधक किस्म की बुआई हुई है। वहीं गिरते पारे से भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि इस गर्मी रोधक किस्म से कितना फायदा होगा, एक किस्म कितनी डिग्री तक गर्मी को सहन कर सकती है और ठंड में उत्पादन कितना बढ़ने की उम्मीद है। इन सब पर बातचीत करने के लिए रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो एक गर्मी रोधक किस्म है गेहूं का, कितने हिस्से में बुआई हुई है, कितना रिलीफ रहेगा फिर? मैडम, गेहूं का बिजाई का मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट ईयर, और कुछ 1-8% और एरिया बढ़ सकता है गेहूं की बुजाई में। ओके, तो यानी आप मान के चल रहे हैं पिछले साल जितनी बुआई हुई थी इस किस्म के गेहूं की, उससे थोड़ी सी बुआई बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, कितना तापमान तक सह सकती है ये किस्म? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था 45-46 डिग्रीज पर फसल जलना शुरू हो गई थी। तो कितना तापमान सहन कर सकती है ये गेहूं की गर्मी रोधक किस्म? अभी इस साल ठंड तो अच्छी पड़ रही है मैडम। अभी बाकी मार्च अप्रैल में गर्मी कितना होता है वो देखने, इट इज टू अर्ली टू से नाउ। अभी बहुत अर्ली होएगा इसके बारे में बात करना। नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि यूजुअली ये जो किस्म है, ये जो कैटेगरी है गेहूं की, ये कितना टेम्परेचर सहन कर लेती है कि फसल को नुकसान ना हो। अगर इस बारे में आप बता सकें। और जैसे आपने ठंड की बात की, तो ये भी जानना चाहेंगे, अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठंडे वेदर से फसल बेहतर रहती है। क्या एक्सपेक्ट करें फिर इस बार? इस साल अभी अर्ली है मैडम, ये तो अभी मार्च में देखना पड़ेगा इसका इफेक्ट क्या आएगा। बट इस साल सीड्स इन्होंने हीट रेजिस्टेंट दिया है इन्होंने, उसका देखना इसका क्या इम्पैक्ट होएगा। ओके, तो यानी फिलहाल कमेंट करना मुश्किल है कि कितनी गर्मी ये किस्म सह पाएगी या फिर कितना उत्पादन रहेगा। बट प्राइसेस को लेके फिर आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा था पिछले साल भी उत्पादन कम रहने की वजह से प्राइसेस बढ़े थे। फिलहाल क्या ट्रैजेक्टरी दिख रही है? प्रोक्योरमेंट प्राइस कोई स्टेट्स ने बोनस अनाउंस किया 2700 रुपए में, तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है अभी इलेक्शन के बाद में इसका कोई अनाउंसमेंट है नहीं। ओके, चलिए, शुक्रिया प्रमोद जी क्विकली अपने व्यूज देने के लिए। तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट, ये प्रमोद जी ने यहाँ पर कहा। हालांकि पिछले साल भी बुआई हुई थी गर्मी रोधक कैटेगरी की जो गेहूं की आती है, ताकि ज्यादा जब हीट हो तो वो उसकी मार को झेल सके और फसल को नुकसान ना हो। ये इस तरह की कैटेगरी होती है जो कि तापमान सह सकती है, लेकिन कितना तापमान सह पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। प्लस कितना प्रोडक्शन एनहांस हो सकता है ठंडे वेदर की वजह से, वो भी अभी स्थिति मार्च के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन वीट प्राइसेस पर अभी कोई कमेंट आपका? जरूर से वीट में जो एस्टिमेट है अभी प्रोडक्शन का एफसीआई का, वो अराउंड 114 मिलियन टन है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर से करीबन 3% ऊपर है। अच्छे उत्पादन की एक्सपेक्टेशन है और अभी वेदर भी फेवरेबल है, यील्ड्स भी थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि जो आपने एक राइटली पॉइंट आउट किया था कि बोनस जो डिक्लेयर किया था, इस हिसाब से एफसीआई ने भी काफी अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है। एफसीआई का भी 320 लाख का पर्टिकुलर मींस के 26 मिलियन टन का उसका पर्टिकुलर ओवरऑल उन्होंने इंडिया से एक्वायर किया था, प्रोक्योर किया था। ऑल ओवर दिस टाइम देखे तो 320 लाख हेक्टेयर में ऑलरेडी बुझाई हो चुके। वो मुझे लग रहा है कि करीबन मींस के प्राइस के लिए या लास्ट ईयर की अगर कंपेयर करें तो इस साल से ऑलमोस्ट सेम है। अगर यील्ड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन 3 to 4% बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन है, फिर भी हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक होगा एक्सपोर्ट के लिए। एंड अगर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं करते तो प्राइसेस में एक अच्छी बढ़त है वो यहाँ पे सस्टेन होगी। लेवल्स पे बात करें तो वीट के प्राइसेस मुझे लग रहा है कि वहां पे नया बॉटम 2500 का है। इन बिटवीन न्यूज पे आए थे, फिर भी प्राइसेस 2500 के नीचे गए नहीं। थोड़ी सप्लाई हार करने के भी न्यूज थे, फिर भी प्राइसेस ने अभी नया बॉटम 2500 का बनाया, जो लास्ट ईयर 2200 का था। तो ऑलरेडी 300 पॉइंट का बॉटम अप आ चुका है और अपर साइड मुझे लग रहा है 2780 से 2800 तक के लेवल आपको ये साल गेहूं में आते हुए दिख सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई गेहूं की, और इस साल प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, रवि ने यहाँ पर क्विकली कमेंट किया। शुक्रिया रवि आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए व्हीट पर भी और साथ ही साथ बाकी कमोडिटीज पर भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे एफएनओ गुरुकुल की। दरअसल एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस होगा, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर भी अपडेट आप ले सकते हैं, तो फटाफट से खुद को कीजिए रजिस्टर। एक ब्रेक के उस पर फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।